हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेपर प्रेशर से। सो वेपर प्रेशर क्या होता है, पहले हम लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे। सो इट can be defined as the pressure exerted by vapor on liquid surface when both vapor and liquid, यहाँ लिक्विड के प्लेस पर सॉलिड भी यूज कर सकते हैं हम लोग। when both vapor and liquid are in equilibrium with each other at the given temperature, ठीक है। तो वेपर प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज द प्रेशर जो वेपर अपने लिक्विड के सरफेस पे एक्सर्ट कर रहा है जब दोनों वेपर और लिक्विड एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है। सो इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है? दैट रेट ऑफ एवापोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन आर सेम। सो एट इक्विलिब्रियम यू कैन से rate of evaporation is equal to rate of condensation. Also vapor pressure temperature पे डिपेंड करेगा, it is a function of temperature. Note, vapor pressure is a function of temperature. तो इस केस में जैसे अगर एक हम लोग एग्जांपल लें, एक फ्लास्क लिया, इसको क्लोज कर देते हैं, इसके अंदर में एक लिक्विड प्लेस कर दिया, ओके, और इसके साथ एक प्रेशर गेज अटैच कर दिया, प्रेशर गेज। तो इनिशियली क्या होगा कि अगर वेपर यहाँ नहीं भी प्रेजेंट था तो इवापोरेशन होगा, वेपर्स फॉर्म होने स्टार्ट होंगे, ओके। स्लोली वेपर्स का नंबर इंक्रीज होता जाएगा। अब जैसे जैसे वेपर इंक्रीज होगा वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा और प्रेशर गेज पे प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा। आउटसाइड का टेम्परेचर फिक्स रखना है, बिकॉज टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वेपर प्रेशर भी चेंज होगा। नाउ एट दैट टेम्परेचर व्हाट विल ऑब्जर्व कि एक पॉइंट के बाद ये प्रेशर और इंक्रीज नहीं होगा, ये प्रेशर चेंज होना बंद हो गया। तो जहां पे प्रेशर चेंज होना बंद हो जाए दैट पॉइंट रिप्रेजेंट्स इक्विलिब्रियम। तो उस पॉइंट पे जिस रेट से इवापोरेशन हो रहा है, कंडेंसेशन भी सेम उसी रेट से हो रहा है, और इस पॉइंट पे जो प्रेशर हमें मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड वेपर प्रेशर, ओके। तो हर लिक्विड का वेपर प्रेशर स्पेसिफिक टेम्परेचर पे डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, तो ये हमें चेक करना है कि कौन से टेम्परेचर पे हम लोग उस प्रेशर को देख रहे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, ये इक्वेशन हमें प्रेशर और टेम्परेचर को रिलेट करने में हेल्प करता है, ओके। सो dP अपॉन P dt इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन R T स्क्वायर। ये रिलेशन यहाँ पर क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है। अब इसको इंटीग्रेट करके हम लोग दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे भी इसके वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो dP अपॉन P इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन R एंड 1/T स्क्वायर dt। अगर हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट किया तो dP अपॉन P, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे P1 से लेके P2 तक, और टेम्परेचर को हम लोग T1 से लेके T2 तक इंटीग्रेट कर देंगे। सो ln P P1 to P2 is equal to delta H upon R माइनस 1/T T1 से लेके T2 तक रखेंगे।
So it is ln P2 upon P1 is equal to delta H upon R minus 1 by T2 and minus minus plus 1 by T1. फर्दर इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, ln P2 upon P1 is equal to delta H upon R. नेगेटिव साइन अगर बाहर ले लेंगे तो 1 by T2 minus 1 by T1. तो इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लोग लॉग में भी चेंज कर सकते हैं, लॉग बेस 10 में. सो लॉग P2 upon P1 is equal to minus delta upon 2.303 R 1 by T2 minus 1 by T1. तो अब इस इक्वेशन में P2 और P1 क्या है? P2 and P1 are vapor pressure at temperature T2 and T1 respectively. R is gas constant. R यहाँ पे gas constant हो गया. And delta H is enthalpy of vaporization. Enthalpy of vaporization. तो अगर हमारे पास एक टेम्परेचर और उस पर एसोसिएटेड प्रेशर अवेलेबल है तो किसी दूसरे टेम्परेचर पर प्रेशर कितना होगा ये इजीली हम लोग चेक कर सकते हैं. तो एक इसमें याद रखेंगे नोट, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड at its boiling point is equal to external pressure. For example, at 100 degrees Celsius or 373.15 Kelvin, P naught of H2O is equal to 1 atm, या फिर इसको हम लोग 760 mm Hg भी बोल सकते हैं. तो इस वे में हम लोग वेपर प्रेशर ऑब्टेन कर पाएंगे किसी भी टेम्परेचर पे. नेक्स्ट हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं रॉल्स लॉ के बारे में. सो रॉल्स लॉ में वेपर प्रेशर के बारे में बताता है कि जो कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर में प्रेजेंट है उसका पार्शियल वेपर प्रेशर क्या रहेगा. तो पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं. इट states that partial vapor pressure of a component is directly proportional to mole fraction, or directly proportional to its mole fraction in the solution. ओके, तो सॉल्यूशन के अंदर में इसका मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा पार्शियल वेपर प्रेशर इसका उतना ही ज़्यादा होगा. तो इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग दैट PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, वेयर PA इज partial vapor pressure of A या partial pressure of A, और XA यहाँ पे हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन सॉल्यूशन. ओके, तो रॉल्स लॉ को यूज करके कैसे हम लोग एक पूरा इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं उसको देखेंगे. उससे पहले समझ लेते हैं सॉल्यूट के टाइप्स. तो लिक्विड सॉल्यूशंस हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो सॉल्यूट हमारे पास दो टाइप्स के हो सकते हैं. एक तो हो सकता है वोलेटाइल सॉल्यूट और दूसरा हो जाएगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. So volatile solute which can vaporize
which can vaporize, or non-volatile solute which do not vaporizes, which do not vaporizes. तो जैसे इसके एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं अल्कोहल CH3CH2OH। तो अगर वाटर में इथेनॉल को मिक्स करते हैं तो जब वेपर बनेगा तो वाटर का भी बनेगा और इथेनॉल का भी बनेगा, दोनों चीजें ही वहां पर आएंगी उसके साथ। लेकिन नॉन वोलाटाइल में हम लोग ले सकते हैं सोडियम क्लोराइड, या फिर शुगर ले सकते हैं C12H12O11। तो अगर हम लोग वाटर में सॉल्ट को डिजोल्व कर देते हैं तो वेपर जो बनता है उसमें वाटर ही बनता है सर, उसमें कोई भी सॉल्ट नहीं आता है। सॉल्ट विल रिमेन इन द सॉल्यूशन इटसेल्फ। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल के बीच में। अब मोर वोलेटाइल कौन होगा? जिसका वेपर प्रेशर हाइयर होगा। वोलेटाइल का वैसे वेपर प्रेशर कुछ रहेगा, नॉन वोलेटाइल के लिए वेपर प्रेशर P नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि इवापोरेट नहीं होगा तो प्रेशर कैसे बनेगा? देन more volatile solute will have higher vapor pressure, at the given temperature, whereas less volatile solute will have lower vapor pressure at the given temperature। तो जिसका जितना वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा वोलेटिलिटी उसकी उतनी ज़्यादा, और जिसका वेपर प्रेशर जितना कम वोलेटिलिटी उसकी उतनी कम। हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं दैट volatility is inversely proportional to boiling point and inversely proportional to intermolecular force of attraction। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वोलेटिलिटी उतनी कम होगी, क्योंकि एवापोरेट होना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और एवापोरेशन अगर कम हो रही है तो वेपर प्रेशर भी हमें वहाँ पर लो मिलेगा। इसमें एक चीज़ देख लेंगे, रॉल्स लॉ का जो इक्वेशन था दैट इज PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। तो अगर इसको हम लोग इक्वेशन में चेंज करना चाहते हैं, सो विल राइट इट एज PA इज इक्वल टू P नॉट ऑफ A इंटू XA। सो PA यहाँ पे हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ A, PA is partial pressure of A, and P naught of A हो जाएगा vapor pressure of A। P naught of A is vapor pressure of A, whereas XA is mole fraction of A in solution। Mole fraction of A in solution। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं विथ इक्वेशन ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ का इक्वेशन क्या था? PA is equal to KH into XA। तो यहाँ पे कंपेयर करें तो KH जो है दैट इज सिमिलर दैट ऑफ P नॉट ऑफ ए। तो हम लोग बोल सकते हैं राउल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, जहाँ पे KH बिकम्स इक्वल टू P नॉट ऑफ A। ठीक है, तो इसलिए बहुत प्लेसेस पे ऐसा भी दिखेगा दैट इट विल बी स्टेटेड राउल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। तो KH के बहुत सारे वैल्यूज जो हो सकते हैं उनमें से एक P नॉट ऑफ A भी हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग एक बाइनरी सॉल्यूशन के लिए इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो लेट अस टेक अ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब हो गया जहाँ पे दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो सिंपलेस्ट सॉल्यूशन में एटलीस्ट दो कंपोनेंट्स रहेंगे अपने पास। सो वन इज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को यहाँ पे मान लेते हैं A। दूसरा हमारे पास हो गया सॉल्यूट, सॉल्यूट को मान लेते हैं यहाँ पे B। ओके, तो फिर इनके नंबर ऑफ मोल्स देख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन फेज में, सॉल्यूशन के अंदर में, नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल सॉल्यूशन के अंदर में Na है और सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स Nb है,
नंबर ऑफ मोल्स ऑब्टेन कैसे कर पाएंगे? सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को ऑब्टेन कर पाएंगे। तो Na और Nb हमारे पास मिल गया, देन इसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑब्टेन कर सकते हैं। सो मोल फ्रैक्शन XA इज इक्वल टू, मोल फ्रैक्शन ऑफ A फाइंड कर रहे हैं पहले। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A divided by number of moles of A plus number of moles of B. Similarly, mole fraction of B find कर लेंगे, तो number of moles of B divided by number of moles of A plus number of moles of B. अब इनके मोल फ्रैक्शन मिल गए, तो सॉल्वेंट A के लिए वेपर प्रेशर अज्यूम कर लेते हैं P नॉट ऑफ A। वेपर प्रेशर इज P नॉट ऑफ A एट गिवन टेम्परेचर, और वेपर प्रेशर B का ले लेते हैं P नॉट ऑफ B प्लस सोल्यूट जो हम लोगों ने लिया है, यहाँ पे सोल्यूट हम लोग वोलेटाइल ले रहे हैं, तो जो इक्वेशन डिराइव करें दैट इज फॉर वोलेटाइल सोल्यूट। ऑलराइट, so by using Raoult's law, by using Raoult's law, PA is equal to P naught of A into XA and PB is equal to P naught of B into XP। तो ये हमारे पास रेशियोज मिल गए PA और PB के। अब इसके बाद फिर डाल्टन्स लॉ को यूज करेंगे। सो बाय यूजिंग डाल्टन्स लॉ, using Dalton's law, P solution or P total is equal to PA plus PB, और PA का इक्वेशन मिला है P नॉट ऑफ A इंटू XA प्लस P नॉट ऑफ B इंटू XB। P नॉट ऑफ A, P नॉट ऑफ B वेपर प्रेशर हो गया उस टेम्परेचर पे, XA और XB मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन सॉल्यूशन फेज। फर्दर हम लोग XA प्लस XB इज ऑल्सो इक्वल टू 1, क्योंकि समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट एट एनी गिवन टेम्परेचर इन अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे XB को लिख सकते हैं 1 माइनस XA। तो इसे इक्वेशन को फर्दर चेंज कर सकते हैं, P नॉट ऑफ A इंटू XA प्लस P नॉट ऑफ B इंटू 1 माइनस ऑफ XA। तो ये हो जाएगा P नॉट ऑफ A इंटू XA प्लस P नॉट ऑफ B माइनस P नॉट ऑफ B इंटू XA। सिंप्लीफाई करेंगे, कॉमन XA ले लेते हैं, विल गेट P नॉट ऑफ A माइनस P नॉट ऑफ B प्लस P नॉट ऑफ। तो P सोल्यूशन के लिए हम लोग इस इक्वेशन को भी यूज कर सकते हैं। तो P सोल्यूशन ये भी हो सकता है, या फिर P सोल्यूशन P नॉट ऑफ A इंटू XA के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है। तो एक तो ये इक्वेशन अवेलेबल है, या तो इसको यूज करेंगे, और वी कैन यूज दिस इक्वेशन। अब सिंस यहाँ पे वेपर बना और वेपर में दो कंपोनेंट है, तो एक मोल फ्रैक्शन वेपर फेज का भी हो सकता है। तो एक इक्वेशन और था हमारे पास, ऑल्सो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट is equal to total pressure multiplied with mole fraction of component, mole fraction of component in vapor phase। तो डाल्टन्स लॉ के हेल्प से ही इसको हम लोग ऑब्टेन करते थे। सो लेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ A and B be YA and YB respectively। तो मोल फ्रैक्शन ए और बी का YA और YB हम लोगों ने अज्यूम कर लिया। सो बाय द इक्वेशन PA is equal to P solution into YA, so this means
Ya will be equal to Pa upon P solution, या फिर फर्दर इसको लिख सकते हैं P नॉट ऑफ A इंटू XA अपॉन P सॉल्यूशन। तो वैसे ही हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ B सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ B वेपर फेज में ऑब्टेन कर सकते हैं। YB इज इक्वल टू PB अपॉन P सॉल्यूशन, दैट इज इक्वल टू P नॉट ऑफ B इंटू XB अपॉन P सॉल्यूशन। और वेपर फेज में भी मोल फ्रैक्शन का समेशन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1। ऑल्सो YA प्लस YB इज इक्वल टू 1। तो यहाँ भी इसको हम लोग ऐड करके ऑब्टेन कर सकते हैं, मतलब अगर कोई एक मोल फ्रैक्शन मिल गया तो दूसरा अपने आप ही वहां से मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ग्राफ फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन ओबेइंग रॉल्स लॉ। तो जो इक्वेशन हम लोगों ने अभी बनाया था उसी को प्लॉट कर हम लोग ग्राफ के फॉर्म में। वाई एक्सिस पे ले लेंगे हम लोग प्रेशर और एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन। ओके, so let's say XA is equal to 0, XA is equal to 1। तो सोल्यूशन में लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंक्रीज हो रहा है, और लेफ्ट मोस्ट में XB is equal to 1 and XB is equal to 0। तो लेफ्ट मोस्ट पार्ट जो होगा दैट रिप्रेजेंट्स प्योर सॉल्यूट, और राइट मोस्ट पार्ट जो होगा दैट रिप्रेजेंट्स प्योर सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो होगा लेट इट बी P नॉट ऑफ A, और सोल्यूट का जो प्रेशर होगा लेट इट बी P नॉट ऑफ B। तो यहाँ पे P नॉट ऑफ A को मैंने हाइयर रखा है, B को कम रखा है, अज्यूमिंग दैट P नॉट ऑफ A इज ग्रेटर देन P नॉट ऑफ B if solvent is more volatile than solute। अगर अपोजिट होता तो अपोजिट ड्रॉ करते, more volatile than solute, जो नॉर्मली होता है। तो अब ऑरिजिन से हम लोग P नॉट ऑफ A को ज्वाइन कर देंगे एंड P नॉट ऑफ B को ज्वाइन कर देंगे। तो जो पहला एक लाइन बनाया दैट इज PA, ये हो गया PA दैट रिप्रेजेंट्स P नॉट ऑफ A इंटू XA। XA के वैल्यूज को पुट करके चेक कर सकते हैं लिमिट्स पे 0 और 1 पे वैल्यूज ऑब्जर्व होंगे। सेकेंड जो लाइन बनी दैट इज फॉर PB दैट इज इक्वल टू P नॉट ऑफ B इंटू XB। और P नॉट ऑफ A P नॉट ऑफ B को अगर हम लोग ज्वाइन कर दें तब जो इक्वेशन बनेगा दैट विल रिप्रेजेंट P ऑफ सोल्यूशन। तो ये हो गया यहाँ पे P ऑफ सोल्यूशन, P solution that is equal to PA plus PB। तो अगर एक ग्राफ हम लोग बना लेते हैं उसके बाद किसी भी पॉइंट पर अगर वैल्यूज फाइंड करनी है, फॉर एग्जांपल फिर से हम लोगों ने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, तो इस पॉइंट पे देयर विल बी सम वैल्यू ऑफ XA, देयर विल बी सम वैल्यू ऑफ XB। जहाँ पे इसने PA के ग्राफ को कट किया दैट इज PA फॉर दिस मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B, जहाँ पे PB को ग्राफ कट किया वो PB मिल जाएगा, और जहाँ पे ये P सॉल्यूशन को कट कर रहा है वो P सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो PA PB को ऐड करते P सॉल्यूशन के इक्वल हो जाता। तो किसी भी कॉम्पोजिशन पे एक्सपेक्टेड प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या है वो हम लोग इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हर वैल्यू पे एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने पड़ेंगे, जस्ट ग्राफ अवेलेबल होगा उस पर चेक किया जा सकता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग रॉल्स लॉ के ऊपर। तो it is given that if 100 gram of A is dissolved in 200 gram of B, then find out vapor pressure of solution and mole fraction of A and B in vapor phase। मोलर मास दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ A and B at the given temperature is available। तो कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है अंडरस्टैंड करते, यही सेम अप्रोच बाकी के प्रॉब्लम्स में भी अप्लाई किए जा सकते हैं। तो स्टेप 1 इज फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A फाइंड करेंगे। A का मास दिया हुआ 100 ग्राम, मोलर मास is 50, that will be equal to 2 moles। Then number of moles of B, given mass is 200 gram, molar mass is 25 gram per mole, that is 8 moles।
दोनों के मोल्स मिल गए, टोटल मोल्स फाइंड करेंगे, एन टोटल इज इक्वल टू Na प्लस Nb, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 8, ये हो गया 10 मोल। और इसके बाद फाइंड करेंगे मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू 2 अपॉन 10, 0.2। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ B फाइंड कर लेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ B विल बी इक्वल टू 8 अपॉन 10, दैट इज 0.8। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को फाइंड करने का एक अल्टरनेट वे भी हो सकता था, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कर सकते थे, तो इससे भी वही आंसर आता, 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.8। तो अगली बार से ऐसा ही ऑप्टेन कर लेंगे। अब इनके मोल फ्रैक्शन मिल गए, तो पार्शियल प्रेशर फाइंड कर लेते हैं। पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए, पी नॉट ऑफ ए इज 100 mmHg मल्टीप्लाइड विथ 0.2, तो ये वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 20 mm ऑफ Hg। देन partial pressure of B is equal to P naught of B into XB, that is 200 into 0.8, ये सॉल्व करके मिल गया 160 mm of Hg। तो अब डाल्टन्स लॉ को यूज करेंगे, P of solution is equal to PA plus PB। तो PA की वैल्यू हो गई 20, PB की वैल्यू हो गई 160, that will be equal to 180 mm of Hg। देन फिर फाइंड करना है हमें mole fraction of A in vapor phase, that is Ya। So Ya is equal to Pa upon P solution, तो ये हो जाएगा Pa की वैल्यू 20, P solution की वैल्यू 180, that would be 1/9। और अगर यहाँ पे Ya मिल गया और हमें पता है Ya plus Yb is equal to 1, so that's why Yb डायरेक्टली निकाल सकते हैं 1 minus Ya करके, so 1 minus 1 upon 9, that is 8 upon 9। तो सारे वैल्यूज हम लोग इस वे में ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, लिक्विड कंटेनिंग और लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके, तो इस केस में क्या होगा, दैट फिर से बाइनरी सॉल्यूशन ही लिया हम लोगों ने, बाइनरी सॉल्यूशन, सॉल्वेंट ए, सॉल्यूट बी, बट दिस टाइम दिस सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, यानी ये वेपर क्रिएट नहीं करने वाला है, नॉन वोलेटाइल। नंबर ऑफ मोल्स इसके ए हो गए, नंबर ऑफ मोल्स इसका बी हो गया। P naught of A will be there, but P naught of B will be equal to 0। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के साथ जब हम लोग सोल्यूशन के लिए जाएंगे, सो P of solution is equal to Pa plus Pb, and Raoult's law के अकॉर्डिंग P naught of A into Xa plus P naught of B into Xb, बट P naught of B तो 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म ही हट गया यहाँ से। दैट मीन्स P of solution is equal to P naught of A into Xa। और सिंस सॉल्यूट प्रेजेंट है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता, इट विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन 1। तो हम लोग एक प्रॉपर्टी देख सकते हैं कि किसी भी नंबर को अगर 1 से स्मॉलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा उस नंबर से स्मॉलर मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ दैट पी सॉल्यूशन विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन पी नॉट ऑफ ए। सिंस Xa is less than 1 in a solution, P solution will be less than P naught of A, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा ही होगा। तो इसको एज अ स्टेटमेंट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट में अगर हम लोगों ने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। सो अपॉन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट,
to a volatile solvent, vapor pressure decreases. तो अगर हम लोगों ने डिस्टिल्ड वाटर का एक सैंपल लिया और एक सी वाटर का सैंपल लिया, तो दोनों में से वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा? डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं है एंड सी वाटर के अंदर में सॉल्ट्स प्रेजेंट है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन सी वाटर इज लेस देन 1, डिस्टिल्ड वाटर में इट इज इक्वल टू 1, तो वेपर प्रेशर डिस्टिल्ड वाटर का जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ सी वाटर, और जितना ज़्यादा सॉल्ट इंक्रीज होता जाएगा वेपर प्रेशर उतना ही डिक्रीज होता जाएगा। ऑलराइट, तो जैसे हम लोगों ने इसका इक्वेशन बनाया, पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स, सिर्फ ए पे डिपेंड कर रहा है। इसको हम लोग फर्दर ऐसा भी लिख सकते हैं दैट पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू 1 माइनस एक्स बी के टर्म इसमें भी लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑब्टेन कर सकते थे बाई एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी करके ना। जो सॉल्यूशन लिया हम लोगों ने उसके लिए फिर एक ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे, जैसा लास्ट टाइम बनाया था, बट उस समय वोलेटाइल कंपोनेंट था तो 3 लाइंस बने थे, यहाँ पे नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है। देखते हैं यहाँ कैसा होगा। तो प्रेशर एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन, लेट्स से एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1, यहाँ एक्स बी हो गया 1 और यहाँ पे एक्स बी हो गया 0। सेम अजम्पशन है, लेफ्ट मोस्ट पार्ट पे सोल्यूट प्योर सॉल्यूट प्रेजेंट है, राइट मोस्ट पार्ट पे प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट है। वेपर प्रेशर सिर्फ हमारे पास यहाँ सॉल्वेंट का मिलेगा और इस केस में सिर्फ एक ही लाइन बनेगी, एक ही कर्व बनेगा एंड दैट विल बी फॉर पी ए। सो पी सॉल्यूशन is equal to PA, that is equal to P naught of A into XA। सिर्फ ये ग्राफ हमें नॉन वोलेटाइल के केस में मिलेगा। सो यहाँ एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। It says 18 ग्राम of glucose is added to 178.2 ग्राम of water. The vapor pressure of water in torr for this aqueous solution is। अब इसमें टेम्परेचर स्टेटेड नहीं है और पी नॉट भी नहीं दिया हुआ है, तो टेम्परेचर नॉर्मली स्टेट होना चाहिए था, टेम्परेचर यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। तो एक चीज़ याद रखेंगे, ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ हम लोगों ने, कि अगर कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे है तो उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। सो फॉर H2O at 100 degree Celsius, P naught of H2O is equal to 1 atm and 1 atm will also be equal to 760 torr। ओके, तो इसको लेकर के हम लोग ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में फाइंड कर लेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज 18 अपॉन 180, 1/10 दैट इज 0.1 मोल। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर फाइंड कर लेंगे, 178.2 ग्राम डिवाइडेड बाई 18, तो जस्ट 1% कम है, 1.8, सो 10 में से 1.8 यानी 0.1 मोल कम हो जाएगा। तो सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, दिस विल बी 9.9 मोल। तो वाटर का 9.9 मोल और ग्लूकोज का 0.1 मोल दिया हुआ है। मोल फ्रैक्शन वाटर का फाइंड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। सो x ऑफ H2O इज इक्वल टू 9.9 अपॉन 0.1 प्लस 9.9 दैट इज 9.9 अपॉन 10, 0.99 मोल फ्रैक्शन मिल गया। ग्लूकोज नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो उसका प्रेशर इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि प्रेशर बनेगा नहीं। डायरेक्टली पी सॉल्यूशन पे चलते हैं, तो पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ H2O इंटू एक्स ऑफ H2O। पी नॉट ऑफ H2O हो गया हमारे पास 760 मल्टीप्लाइड विद 0.99, इसका मतलब हो गया 760 का 99% आंसर करना है। तो 760 का 1% कितना होगा? 7.6। 760 में से 7.6 हटा देंगे हम लोग, विल गेट आवर आंसर एज 752.4 टॉर, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज 752.
नेक्स्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं, जेईई मेन का क्वेश्चन है। A solution is prepared by mixing 8.5 gram of dichloromethane and 11.95 gram of chloroform. If vapor pressure of dichloromethane and chloroform is given, then we have to find mole fraction of chloroform in vapor form. यानी कि क्वेश्चन में हमें Y of CHCl3 फाइंड करना है। तो Y of CHCl3 का इक्वेशन होगा P of CHCl3 डिवाइडेड बाई P of सॉल्यूशन, और P of CHCl3 P of सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें मोल से स्टार्ट करना पड़ेगा पहले। सो मोलर मास ऑफ CH2Cl2 फाइंड कर लेंगे, तो ये मिल जाएगा 85 ग्राम पर मोल, एंड मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 दैट विल बी इक्वल टू 119.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मोलर मास मिल गया, फिर मोल्स फाइंड कर सकते हैं। N of CH2Cl2 is equal to 8.5 upon 85, that is 0.1 mole, and N of CHCl3 is equal to 11.95 upon 119.5, ये भी मिल गया 0.1 मोल। So mole fraction of CH2Cl2 is equal to 0.1 upon 0.1 plus 0.1, that is 0.5, और x of CHCl3 भी उतना ही हो जाएगा 0.1 अपॉन 0.1 प्लस 0.1, दैट इज 0.5। अब इन दोनों के मोल फ्रैक्शंस मिल गए हमें, वैसे दोनों ही रिक्वायर्ड थे, या एक से भी कर सकते थे, एक मिल गया तो अगला 1 से सब्ट्रैक्ट करके आ जाता ना। अब y जो फाइंड करना है दैट वुड बी इक्वल टू P नॉट ऑफ CHCl3 into x of CHCl3 divided by P naught of CHCl3 into x of CHCl3 plus P naught of CH2Cl2 into x of CH2Cl2। ये इक्वेशन लगाना पड़ेगा। वेपर प्रेशर दिया हुआ है, डाइक्लोरोमीथेन का 415, क्लोरोफॉर्म का 200। सो 200 into 0.5 divided by 200 into 0.5 plus 415 into 0.5। सॉल्व करने पे ये हो जाएगा 100 अपॉन 100 प्लस 207.5, दैट विल बी इक्वल टू 100 अपॉन 307.5। तो 100/3 दैट इज 1/3 के आसपास का वैल्यू कुछ मिलेगा, 0.33 समथिंग। तो क्लोजेस्ट वैल्यू वी सी एज 0.325। एग्जैक्ट सॉल्व करेंगे भी तो 0.325 यहाँ पर मोल फ्रैक्शन मिल जाता है। तो इजी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम इस पे नहीं जाएगा।